नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है। आपके लिए कल कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होता है। तो आपकी तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी और मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, जिसमें देवांशी से हम जानेंगे आज के बाजार का पूरा एक्शन और ब्रिटानिया के नतीजे, इंडिगो के नतीजे कैसे रहेंगे ये हमें बताएंगी, समझाएंगी पूजा। कल के अहम ट्रिगर्स हम जानेंगे मानसी से कि कल कौन कौन से ऐसे ट्रिगर होंगे जिसके दम पर मार्केट में एक्शन का माहौल बनेगा। कल आने वाले नतीजों में से अरविंदो का अनुमान हम जानेंगे देवांशी से और बीपीसीएल का अनुमान बताएंगे संदीप ग्रोवर। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा है। तो लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में शानदार तेजी रही। निफ्टी 1.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ 10,000 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 500 अंकों की तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक भी 570 अंकों की मजबूती के साथ 20,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो आज की इस शानदार तेजी पर एडिटर्स टेक क्या है ये हम जानेंगे और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि बाजार में जोश कायम है और आज निफ्टी 10,000 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी ने भी अच्छा साथ दिया, अच्छा परफॉर्म किया। कहां से आ रही है ये मजबूती? आज के कारोबार पर आपकी ओवरऑल राय आखिर है क्या? एफआईएस की दमदार खरीदारी और जबरदस्त ट्रेडिंग मोमेंटम ने भारतीय बाजारों में आज भी जोश बरकरार रखा। ग्लोबल बाजारों के थोड़े सुस्ती के चलते ऐसा लग रहा था कि शुरुआत सुस्त होगी, लेकिन शुरुआत उतनी सुस्त हुई नहीं जितनी उम्मीद थी या आशंका थी। और जैसे ही खुले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद जो बाजार फिर चल पड़े, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं दिखा। फर्स्ट हाफ में सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद सेकंड हाफ में बाजार और मजबूती बनाते हुए नजर आए और 10,000 के बेहद करीब पहुंचा। निफ्टी सिर्फ 5 अंक दूर रहा और बैंक निफ्टी 20,500 के पार भी निकला और बंद भी हुआ। तो बैंकिंग शेयरों से फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखी, वहां से जोश आता हुआ दिखा, ताकत आई है। जो पिटे हुए स्टॉक्स है बैंक्स और एनबीएफसीज, वहीं से अब सबसे ज्यादा खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो क्लियर कट है, शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, फ्रेश खरीदारी भी हो रही है। एफआईएस जमकर पैसा लगा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं और भारतीय बाजार बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स भी 100-150 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो उससे भी सेंटीमेंट काफी सुधरता हुआ नजर आया है। तो कुल मिलाकर बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो भारतीय बाजारों में पिछले हफ्ते से शुरू हुआ है एक्सपायरी के ठीक पहले, वो अब भी बरकरार है और जहां बंद हुए बाजार वो बेहद इंटरेस्टिंग लेवल है। स्पेशली निफ्टी पर 10,000 के बेहद करीब मेक और ब्रेक, 10,000 के पार निकलकर टिके तो फिर फ्रेश तेजी की और तैयारी होती दिखेगी, क्योंकि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 10,000 के पुट पर कॉल्स पर, वो शॉर्ट कवरिंग को और ट्रिगर कर सकता है। तो कल के लिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि भारतीय बाजार बेहद मजबूत मोमेंटम में है। ओके, तो ये था आज के बाजार के एक्शन पर एडिटर्स टेक। लेकिन आज ऐसी कौन कौन सी खबरें रहीं और उन खबरों के दम पर कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर बड़ा एक्शन का माहौल बना है, ये समझाने के लिए, बताने के लिए देवांशी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए देवांशी। बाजार में आज लगातार 5वें ट्रेडिंग सेशन में हमने तेजी बनती हुई देखी और देखिए 13 मार्च के बाद आज सबसे ज्यादा या हाईएस्ट क्लोजिंग आज बाजार में हमें देखने मिली है। सबसे पहले अगर मैं निफ्टी गेनर्स की बात करूं तो उसमें बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, ये सारे स्टॉक्स शामिल होते हुए दिखे। और अगर लूजर्स की बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन में तो कोल इंडिया, मारुति सुजुकी, बीपीसीएल, आईटीसी ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक थे जहाँ पे 2 से 3% तक की डाउनफॉल के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा था। इसके अलावा
अगर आज सेक्टरल इंडाइसिस की बात करें तो सबसे ज़्यादा रियल्टी स्टॉक्स थे जहां पे आज तेज़ी बनती हुई दिखी थी। अब देखिए शोभा, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ब्रिगेड एंटरप्राइज, ये सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी बनती हुई दिखी। इसके अलावा फाइनेंशियल्स, NBFCs, निजी बैंक्स, ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर लगातार हम तेज़ी देख रहे हैं। उसमें भी आप देखिए बजाज फाइनेंस के अलावा चोलामंडलम फाइनेंस, PL, M&M फाइनेंस, IDBI बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज हमने तेज़ी देखी। ऑटो एंसिलरी, ये सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे ऑटो बिक्री के आंकड़े आने के बाद हमने आज तेज़ी आती हुई दिखी है। आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड, कुछ ऐसे CV स्टॉक्स जहाँ पे तेज़ी बनती हुई दिखी। साथ ही मदरसन सुमी जो आंकड़े आते हुए दिखे, नतीजे उसके बाद थोड़े से गेन्स हमने मदरसन सुमी में देखे। TVS मोटर्स, CH, ये सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज अच्छे गेन्स बनते हुए दिखे हैं। अब लाल निशान या लूजर्स में बहुत ही कम स्टॉक्स थे जैसे कि मैंने कहा, लेकिन FMCG कई दिनों की लगातार तेज़ी के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है। मैकडॉवेल्स देखिए यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, साथ ही मेरिको, डाबर, इमामी, ऐसे कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे आज मुनाफा वसूली आती हुई दिखी और लाल निशान में आज इनकी क्लोजिंग बनती हुई दिखी। लेकिन ओवरऑल देखें तो आज बाजार में अच्छी तेज़ी आती हुई दिखी। ब्रॉडर मार्केट्स ने भी यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए दिखे थे। ट्रिगर्स इतने अच्छे नहीं थे लेकिन इसके बावजूद हमने देखा आज भारतीय बाजार में तेज़ी के साथ ही क्लोजिंग आती हुई दिखी। ओके, और अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ विकास सेठी साहब हैं, सेठी फिनमार्ट के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि बाजार की इस रफ्तार को देखते हुए कल का कारोबार आपको कैसा लग रहा है और कल के कारोबार में इंट्राडे ट्रेड कहां पर लेना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, पहले तो आज एक बेहद ही खास दिन है, समझ तो गए होंगे आप। आज मेरे, आपके और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले और हम सबके चहेते अनिल सिंघवी जी का स्वर्णिम जन्म दिवस है। वेरी हैप्पी गोल्डन बर्थडे टू हिम। उनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। खुशी से बीते हर दिन, सुहानी हर रात हो, जिस तरफ पड़े आपके कदम वहां फूलों की बरसात हो। और वेरी हैप्पी बर्थडे अनिल जी। जहां तक कल के बाजार का सवाल है, क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की। ये दुआ है और अच्छी बात है कि लगातार हम अच्छा कर रहे हैं और ये अच्छी बात है कि हमारी लीडरशिप इतनी शानदार है, जिनके नेतृत्व में हम सब बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बताएं। बिल्कुल। और जहां तक कल के बाजार का सवाल है, एक बहुत ही शानदार मोमेंटम पे बाजार है और ये जो आज भी तेजी हुई है, पिछले 5 दिनों से हम लगातार तेजी देख रहे हैं। मंगलवार को जो ईद की छुट्टी के बाद जो बाजार खुले थे वहां से हमने एक शानदार तेजी देखी है और वो बिल्कुल कंटिन्यू कल भी रहनी चाहिए। और जिस तरह से खबरें आ रही है कि कल भी कोई कैबिनेट की मीटिंग है, मुझे लगता है बाजार में एक शानदार तेजी का दिन कल भी रहना चाहिए। जहां तक कल के लिए मेरे स्टॉक पिक का सवाल है, मैंने पिक किया है टेलीकॉम कंपनी आइडिया को। इस स्टॉक ने आज भी 17% का उछाल देखा है। मुझे लगता है जिस तरह का उछाल आइडिया में चल रहा है, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। इट कुड बी ऑन द लाइंस ऑफ some big company taking a stake in Vodafone Idea, जिसकी थोड़े दिन पहले भी रूमर्स थी कि गूगल इसमें हिस्सेदारी खरीद सकता है। और बाकी वैसे भी टेलीकॉम स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में रिलायंस को, भारतीय एयरटेल को काफी बार रेकमेंड किया है, तो इस स्टॉक में कल के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा इसमें कल का लक्ष्य रहेगा 8 रुपए 30 पैसे का। और कोई पोजिशनल ट्रेड सर कल अगर कोई लेना चाहे अगले कुछ दिनों के लिए? बिल्कुल मृत्युंजय, जिस तरह की तेजी हमने आज बैंकिंग स्पेस में देखी, मुझे लगता है बैंकिंग स्पेस काफी अच्छा करना चाहिए। और वहां से जो क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वहां से मैंने एक्सिस बैंक को पिक किया है। काफी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। अपने इसके हाइस थे, ईयरली हाइस करीबन 825 रुपए के आसपास के थे। अभी भी ये स्टॉक 410 के आसपास ट्रेड करता है। मेरी इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है आने वाले 7 से 10 दिनों में इसमें हम 450 तक के लेवल्स देख सकते हैं। बाकी मृत्युंजय, एक और अपडेट देना चाहूंगा। पिछले सप्ताह इसी शो में मैंने एक इंट्राडे तौर पे फेडरल बैंक को रिकमेंड करा था। 38 रुपए के लेवल्स थे, आज वो 39 रुपए 48 रुपए के भाव है। करीबन 25% का रिटर्न एक सप्ते में देखा। और आज तो अनिल जी की भी उसमें मोहर लग गई है। उन्होंने अपने गोल्डन बर्थडे के निवेशकों को स्टॉक रिकमेंड किया है। और दूसरा स्टॉक टाटा पावर था, वो भी काफी अच्छा चला है। मैंने रिकमेंड किया था 36 रुपए पे, 40 का पोजिशनल टारगेट था। आज हम 43 रुपए पे उस स्टॉक को देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई सर आपको। और इसीलिए इस शो की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं इसे, आप लोगों को सुनने के लिए, समझने के लिए कि आगे बाजार की चाल क्या होगी। और निश्चित तौर पर जो स्टॉक आप लोग रिकमेंड करते हैं उसमें लोगों को फ़ायदा होता है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरह से टारगेट अचीव होते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे कुछ रिजल्ट की। ब्रिटानिया ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, डिटेल समझाने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ी हैं। देवांशी, बताइए। ब्रिटानिया के नतीजे अनुमान से हल्के से बेहतर आते हुए दिखे। आप देखिए, सबसे पहले अगर आय की बात करें तो करीब 2.5% तक आय बढ़ती हुई दिखी। अनुमान था करीब 1 से 2% तक कम होती हुई दिखेगी, लेकिन उसके सामने 2.5% तक आय बढ़ती हुई दिखी है। इसके अलावा कामकाजी मुनाफा करीब 4% तक बढ़ता हुआ दिखा है। साथ ही अगर मार्जिन की बात करें तो इस बार 15.6% से बढ़कर 15.8% पर कंपनी के मार्जिन आते हुए दिखे हैं। मुनाफे की बात करें तो करीब 26% का आपको जंप दिखेगा। 374 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिखा है, लेकिन वो केवल इसलिए क्योंकि जो टैक्स खर्च है वो इस तिमाही में कम होता हुआ दिखा, और इसी के चलते जो मुनाफे का फिगर है वो आपको 26% तक ऊपर आता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहले था कंपनी ने मार्च का जो महीना था वहां पे काफी ज्यादा धीमापन देखने मिला था, लेकिन अगर अप्रैल और मई की बात करें तो काफी अच्छी बढ़त देखने मिली है। कंपनी का कहना है कि करीब 20% तक की बढ़त हमें सालाना आधार पर अप्रैल में देखने मिली और मई में करीब 28% तक की बढ़त देखने मिली है। इसके अलावा कंपनी ने लगातार मार्केट शेयर गेन किया है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर था। और साथ ही कंपनी का ये भी कहना था कि इस तिमाही में जो इन्फ्लेशन था या कच्चे माल की जो लागत है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई नहीं दिखी है, और इसी के चलते हमने देखा कामकाजी मुनाफा जो अनुमान से हल्का सा बेहतर आता हुआ दिखा, और मार्जिन को भी इस बार थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखा है। सिर्फ एक कंसर्न बनता हुआ दिखा है इस नंबर्स में। आप देखिए इनकी जो बैलेंस शीट है उसमें जो लोन्स रिसीवेबल हैं ये करीब 200 करोड़ से ऊपर आते हुए दिखे, 18 करोड़ के सामने सालाना आधार पर। इस पर थोड़ा सा कंसर्न जरूर बनता हुआ दिख रहा है। और आखिर में अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वो इस बार फ्लैट आती हुई दिखी है। अनुमान था कि इस बार वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी कम आती हुई दिखेगी, करीब 2% तक की कमी आने की आशंका थी, लेकिन फ्लैट वॉल्यूम ग्रोथ ये एक पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिखा। इन ऑल जो नंबर्स हैं वो अनुमान से हल्के से बेहतर है। ओके। और इंटर ग्लोब एविएशन ने भी चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, आंकड़े क्या कहते हैं, ये बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ी हैं। बताइए पूजा। जी, इंडिगो के नंबर्स अनुमान से थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। आय में हम एक तरफ 8% की गिरावट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उसके सामने 5% की ग्रोथ नजर आई है। और हम जहां 900,000 करोड़ के घाटे की उम्मीद कर रहे थे, घाटा तो दर्ज हुआ है और काफी ज्यादा नुकसान इस बार देखने को मिला है, लेकिन घाटा जो हम उम्मीद कर रहे थे उतना नहीं आया है। करीब 870 करोड़ का घाटा कंपनी ने इस बार दर्ज किया है। एबिटा मार्जिन के फ्रंट पर भी एक बड़ा हिट लगा है। एबिटा मार्जिन इस बार कंपनी के करीब 1% आए हैं, पिछले साल की तुलना में 27% के सामने। तो नतीजे कमजोर हैं, लेकिन कुछ फ्रंट पर अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। और कंपनी का कहना भी है कि लॉकडाउन का काफी ज्यादा इम्पैक्ट इस बार के नतीजों को में देखा गया है। हालांकि आगे के लिए वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरह इस दिक्कतों से बाहर निकले, इस तरह के बयान भी निकल कर आ रहे हैं, लेकिन नतीजों की बात करें तो ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। जी, अब सेठी साहब आपसे मैं जानना चाहता हूं, जो नतीजे आए हैं ब्रिटानिया के और इंटर ग्लोब एविएशन के, नतीजों को देखने के बाद आपका नजरिया इन दोनों कंपनियों के ऊपर क्या बन रहा है? देखिए मृत्युंजय, जहां तक ब्रिटानिया का सवाल है, बहुत ही शानदार नतीजे नजर आ रहे हैं। और जिस तरह की उन्होंने कमेंट्री दी है, जो अप्रैल और मई में जो ग्रोथ दर्ज करी है, मुझे लगता है ये स्टॉक कल बहुत अच्छा करना चाहिए। और एक अच्छी बात ये भी है कि आज हालांकि बाजार में एक शानदार तेजी थी, बट हमने एफएमसीजी स्टॉक्स में उतनी तेजी नहीं देखी। ये स्टॉक भी हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ। तो जो अच्छे नतीजे हैं वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन भी नहीं है इस प्राइस में। मुझे लगता है कल एक शानदार तेजी ब्रिटानिया में देखी जा सकती है। तो ब्रिटानिया में कल जो गैप अप के साथ तो खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी, बट कोई भी गिरावट आती तो ये स्टॉक बिल्कुल एक पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने लायक स्टॉक है। बहुत अच्छी कंपनी है। और जहां तक इंडिगो का सवाल है, नतीजे खराब है, और नतीजे ये तो मार्च क्वार्टर के थे। मुझे लगता है अप्रैल टू जून क्वार्टर के नतीजे और ज्यादा खराब आएंगे। और दुनिया भर में हमने देखा एयरलाइन स्टॉक्स पे इवन वॉरेन बफे ने भी अपना जो भी स्टेक है अमेरिका में जितनी भी एयरलाइन स्टॉक्स है उसमें बेच दिया है। मुझे लगता है इस सेक्टर को हाल फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। लॉकडाउन खुलने के बाद भी, स्थिति सामान्य होने के बाद भी एयरलाइन को अभी अपना परफॉर्मेंस सुधारने में काफी वक्त लगेगा। तो मेरी सलाह में इंडिगो जैसे स्टॉक में अभी हाल फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। इसमें कोई खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गए आज के नतीजे, और आज के नतीजों पर एक्सपर्ट की क्या राय है ये आपने सुन ली है। अब हम आपको ये बताएंगे कि कल जो नतीजे आने वाले हैं वो नतीजे कैसे रह सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कल के बाजार के लिए ट्रिगर्स क्या हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रिगर हैं
जिसके दम पर कल बाजार की चाल तय होगी। और ये बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बताइए मानसी। जी बिल्कुल, कल का दिन काफी एक्शन पैक रहने वाला है। और अगर इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है इस बैठक से, ये जानना काफी जरूरी होगा। साथ ही रिलायंस का राइट इश्यू कल बंद होने जा रहा है। अदानी पावर के लिए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बोर्ड वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर विचार करेगा। और इसके अलावा मानसून अपडेट भी है। आईएमडी ने 3 जून को मुंबई और ठाणे में प्री मानसून की भारी वर्षा होने की आशंका जताई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुंबई समेत महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में निसर्ग तूफान का खतरा भी है, जो कि अगले 24 घंटों में आता हुआ दिख सकता है। नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में बीपीसीएल कल बाजार बंद होने के बाद कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। वायदा बाजार में चोला इन्वेस्ट और औरोबिंदो फार्मा, इन दोनों कंपनियों के नतीजे कल के दिन आने वाले हैं। ओके, तो कल के ये अहम ट्रिगर्स हैं जिस पर बाजार की नजर रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं कल आने वाले नतीजों की। और कल बीपीसीएल के नतीजे आएंगे, कैसे नतीजे रह सकते हैं, क्या कहते हैं आंकड़े, क्या कहते हैं अनुमान, ये बताने के लिए संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए संदीप। देखिए, चौथी तिमाही के नतीजों की जहाँ तक बात है तो स्टैंडअलोन आधार पर तिमाही दर तिमाही नंबर्स कमजोर रहेंगे। इनकी जो सेल्स है वो करीब 20% के आसपास गिरती हुई दिखेगी क्योंकि फ्यूल मांग में कमी आई है, तो उससे अब आय पे कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिलेगा। और ये क्वार्टर आपको ये बता दें बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला था। अगर आप क्रूड की कीमतों की बात करें, नेट औसत बेसिस पे जो $63 वाला क्रूड था वो करीब $50 के आसपास आके सेटल हुआ है। तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इन्वेंट्री चेंजेस इनको अपने नंबर्स में इस बार एडजस्ट करना है। हमारा अनुमान है $6.5 से $7 के आसपास का कम से कम एक इन्वेंट्री घाटा इनको इस बार नंबर्स में लेना होगा, जिससे जो मजबूत मार्केटिंग मार्जिन है, यानी कि जो पेट्रोल डीजल की बिक्री पे ये कमाई करते हैं, वो पूरी तरह से लगभग वाइप आउट हो सकता है। और इनके जो रिफाइनिंग मार्जिन हैं उस पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल सकता है। जो $3.25 वाले GRM से वो घटकर $2.25 से लेकर $2 के बीच में इस बार देखने को मिल सकते हैं। और कई सालों के बाद पहली बार ऐसा हो सकता है जिस तरह से मांग घटी है, शायद इनके जो रिफाइनिंग वॉल्यूम्स हैं वो भी घटते हुए दिखे। नेट हमारा अनुमान है कि 3500 करोड़ या उससे कहीं अधिक इनका जो इन्वेंट्री घाटा है वो ओवरऑल इनके जो मार्जिन जो प्रॉफिट है उनको कहीं ना कहीं वाइप आउट करता हुआ दिखेगा। मार्जिन 3.5% वाला 3.3% हो जाएगा और जो 1261 करोड़ का मुनाफा था वो घटकर 850 करोड़ रुपए के आसपास का हो जाएगा। कुछ एनालिस्ट तो ऐसा भी मान के चल रहे हैं शायद ये कंपनियां घाटे में आ जाए। देखना होगा नंबर्स कैसे आते हैं, कितना बड़ा इन्वेंट्री घाटा आता है और क्या फॉरेक्स लॉसेस भी इस बार नंबर्स को इंपैक्ट करते हैं। ये देखने लायक चीजें होंगी इस बार नंबर्स में। ओके, तो ये बीपीसीएल के नतीजों का अनुमान संदीप ने बताया। लेकिन कल अरविंदो फार्मा के भी नतीजे आएंगे और अरविंदो फार्मा को लेकर के किस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं ये बताने के लिए देवांशी जुड़ी हुई हैं। बताइए देवांशी। अरविंदो फार्मा से इस तिमाही में अच्छे नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। अगर ज्योग्राफीज की बात करें तो यूरोप कारोबार और साथ ही जो अमेरिकी कारोबार है दोनों में शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है। दोनों ही ज्योग्राफीज में हमने देखा कि कंपनी ने अधिग्रहण किया था और इसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। वैसे आप देखिए इस तिमाही में कोई नए लॉन्चेस कंपनी ने नहीं किए थे, तो इसका जो फायदा है वो कंपनी को नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के जो आय है करीब 11 से 12% तक बढ़ती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफा इस तिमाही में करीब 13 से 14% बढ़ने का ये अनुमान है और मार्जिन फ्लैट रहेंगे 20 से 21% के बीच में। मुनाफे की बात करें तो टैक्स खर्च के चलते थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखेगा। करीब 20 से 21% तक इनके जो मुनाफा है वो बढ़ने का अनुमान बनता हुआ दिख रहा है। और साथ ही में आपको अगर दूसरे जियोग्राफीज की बात करें तो जितनी भी जियोग्राफीज हैं यहाँ पे डबल डिजिट की ग्रोथ आने का ही अनुमान बनता हुआ दिख रहा है। और मोस्टली कंपनी की जो आय है वो इंटरनेशनल ऑपरेशन या एक्सपोर्ट से ही आती है, तो काफ़ी ज़्यादा सहारा मिलता हुआ दिखेगा फॉरेक्स का भी। इसके अलावा इनकी जो API सेगमेंट और ARV सेगमेंट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपाट ग्रोथ देखने का अनुमान है। बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की जा रही है। अब ये देखना होगा कि इनकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो किस तरह से रहती है, जिनको US FDA से जिन प्लान्स को मंजूरी मिली है वहाँ से किस तरह से ग्रोथ आती है और साथ ही इनकी इनऑर्गेनिक ग्रोथ की जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से बनती है, इस पर भी नजर रहेगी। कुल मिला के नंबर्स अरविंदो फार्मा के अच्छे रहेंगे। ओके, सेठी साहब, ये जो दोनों अनुमान हमने बताए हैं, इन अनुमानों को देखते हुए बीपीसीएल और अरविंदो फार्मा पर आपका क्या व्यू बन रहा है सर कल के लिए? बिल्कुल मृत्युंजय, पहले मैं अरविंदो की बातें करना चाहूंगा। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और कल नतीजे भी इसके मुझे भी लगता है बहुत शानदार नतीजे आएंगे। और वैसे भी फार्मा सेक्टर बिल्कुल अच्छे एक पॉजिटिव मोमेंटम में है और ये स्टॉक
अगर आप दूसरी फार्मा कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी सस्ता है, और मुझे लगता है कल नतीजे बाजार को काफी पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे, तो इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है कल के लिए ही नहीं, इसको एक पोजिशनल तौर पे भी अगर स्टॉक में रखेंगे तो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में 800 रुपए तक के लेवल्स इस स्टॉक में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। और जहां तक बीपीसीएल का सवाल है, नतीजे थोड़े खराब रहेंगे बिल्कुल, बिकॉज जिस तरह से देवांशी भी बता रही थी कि इसके जो इन्वेंट्री लॉसेस काफी बड़े आएंगे, जिस तरह हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे में भी देखा था, मुझे लगता है नतीजे खराब रहेंगे। बट इसमें जो ट्रिगर है वो स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट का ट्रिगर है इस स्टॉक में। अगर इस खराब नतीजों पे स्टॉक रिएक्ट करता है नेगेटिवली और गिरता है, तो मुझे लगता है वो एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने का, बिकॉज मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसके स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट की खबरें और तूल पकड़ेगी और उस समय ये स्टॉक चलना चाहिए। जी, और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या तेजी का ये सिलसिला कल भी कंटिन्यू रहेगा या कुछ सावधान रहने की जरूरत है? कल के लिए स्ट्रेटेजी आखिर होनी क्या चाहिए? देखिए, कल का सेशन बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा और बेहद इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि 10,000 के लेवल पर जहां हम बंद हुए हैं वो मेक और ब्रेक का लेवल है कि अगर 10,000 के ऊपर टिक पाते हैं और वहां से ट्रेड करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं, 150-200 पॉइंट निफ्टी चुटकियों में और ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा, और फिर उसके बाद टारगेट जो बनेगा आगे 10,500 तक के खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन 10,000 के आसपास अगर सपोर्ट 10,000 के आसपास अगर रुकावट रही, प्रॉफिट बुकिंग आती रही, तो फिर वहां से हल्का नीचे 200 से 300 पॉइंट की करेक्शन हो सकती है, 9,800 के आसपास तक की आ सकती है। तो ये 400 पॉइंट की रेंज समझ ले, 9,800 10,200 जो निफ्टी को देखनी है कल और 1-2 दिनों के लिए एक्सपायरी तक। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी ने कोशिश की 20,500 के ऊपर बंद होकर एक ब्रेकआउट की, और याद रहे 30 अप्रैल को जो हाई बनाए थे निफ्टी ने, वहां पर निफ्टी फिर से पहुंच चुका है, उसको पार भी किया है। बैंक निफ्टी अभी भी वहां से करीबन 1,500 पॉइंट दूर है, तो बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है कि वो लगभग 22,000 तक पहुंचने की कोशिश करे। तो बैंक निफ्टी 20,500 पर कल टिकता है तो ऊपरी स्तरों पर 21,500 तक जाने की कोशिश अगले 1-2 दिनों में हो सकती है। अब 20,000 मजबूत सपोर्ट का काम बैंक निफ्टी पर करेगा, तो तेजी तो बरकरार रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे थोड़ा सावधान होंगे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो ऐसे में बाय ऑन डिप्स गिरावट में खरीदारी की रणनीति रखकर चलेंगे तो सेफ रहेंगे, ये ज्यादा बेहतर होगा इस मार्केट में। ओके, तो गिरावट पर खरीदारी की रणनीति ज्यादा सेफ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये रणनीति बताने के लिए। लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि ऑप्शन के जरिए आपको कहां पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। और ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय। ऑप्शंस के जरिए मेरे पास 2 स्ट्रेटेजी है। तो पहली स्ट्रेटेजी इंडेक्स की है, उसके ऊपर बात करते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जिस तरह की तेजी बरकरार है, मेंटेन है, उसको देखते हुए लगता है कि कल अगर आज के हाई ब्रेक होते हैं तो और भी तेजी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी का 4 जून का, जो कि इसी हफ्ते का 20,500 का कॉल है, वो लेने का सलाह रहेगा 250 रुपए के आसपास। 20,500 का कॉल बैंक निफ्टी का, 120 रुपए का इसमें नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में फिर बैंक निफ्टी में 20,500 के कॉल में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 400 से 500 रुपए तक। 1 से 2 दिन की स्ट्रेटेजी है ये बैंक निफ्टी की। दूसरी स्ट्रेटेजी भी दे दूं मृत्युंजय अभी? ओके, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दूसरी स्ट्रेटेजी है गेल के अंदर, गैस अथॉरिटी गेल के अंदर 100 का कॉल लेने का सलाह रहेगा 4 रुपए के आसपास। आज का क्लोजिंग भी वही था, 2 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। जिस तरह का मूव गेल के अंदर देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि गेल यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो ये 100 रुपए वाले कॉल का टारगेट होगा 7 रुपए से लेके 8 रुपए तक का। 3 से 4 दिन का स्ट्रेटेजी है। ओके, बिल्कुल संक्षेप में सेठी साहब आप ये बताएं सर कि निवेश के लिए कहां पर निवेश करना चाहिए, किस शेयर में पैसा लगाना चाहिए? लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए रेकमेंड करना चाहूंगा एमजीएल को। महानगर गैस लिमिटेड एक बेहद ही शानदार कंपनी है, और चूंकि मुझे संक्षेप में बोलना है तो यही बोलूंगा कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप आईजीएल से वैल्यूएशन में कंपेयर करें तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। ये करीबन 12 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, जबकि आईजीएल अराउंड 33 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है। और मैं वैसे भी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस पे काफी बुलिश हूँ। हाईली ट्रिमेंडस ग्रोथ वाली सेक्टर है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 1 साल का लक्ष्य रहेगा 1250 रुपए।
ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सेठी जी आपका, सुमित जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का ये बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा और कल के बाजार में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।